गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली में हमने बोरॉन और एल्यूमिनियम की अकरेंस के बारे में पढ़ लिया था, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि बोरॉन फैमिली में हम बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली बोरॉन के बारे में, अब हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। अच्छा देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन विद अदर रिएजेंट, एसिड, बेस और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने बात की थी कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। कौन कौन सी भाई, एक होती है +3 और दूसरी होती है +1, ऐसे कुछ होता है। +3 तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो होता है। अच्छा, अगर हम बात करें बोरॉन और एल्यूमिनियम की, तो बच्चों बोरॉन और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर, मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम +3 करते हैं, +1 नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बाकी एलिमेंट की बात करें, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये +3 और +1 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर। अब देखो बच्चों, जब हम बोरॉन से और थैलियम की तरफ बढ़ते हैं, कैसे, बोरॉन से थैलियम यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम प्रोमिनेंट, यानी इसकी बनने की चांसेस ज्यादा, यानी इसके ये बोल सकते हैं प्रिवेलेंस ज्यादा हो जाएगी। देखो, तो आपको कैसे लिखना है, व्हेन वी गोज फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, द प्रिडोमिनेंट ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल प्रीडोमिनेट, ऐसे, है ना। यानी जो थैलियम है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा प्रिडोमिनेट होगा, ऐसा देखो। इन केस ऑफ थैलियम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस अवेलेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो, प्रीडोमिनेंट, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है ना। तो इसीलिए बच्चों जो थैलियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये +3 कम करता है। क्लियर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां ज्यादा है, यहां कम है, ये +3 करेगा, ये +1 करेगा, ऐसा क्यों। देखो बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आते हैं, है ना, व्हेन वी मूव डाउन इन ए ग्रुप, है ना, ऊपर से नीचे आएंगे, बोरॉन से थैलियम की तरफ आएंगे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, F और D ऑर्बिटल में, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन D and F ऑर्बिटल्स, ऐसा कुछ बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, F और D ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू S और P ऑर्बिटल, तो साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो शील्डिंग पुअर हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो शील्डिंग होगी वो पुअर होगी, पुअर शील्डिंग ड्यू टू द D and F ऑर्बिटल। और जब बच्चों शील्डिंग पुअर होती है
इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिपल्शन फोर्स है वो वीक हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जेड इफेक्ट। और बच्चों जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता है। अच्छा, अब ये अट्रैक्शन फोर्स किस पे ज्यादा होगा? देखो जनरली हमारे पास जो इनका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है NS2NP1 ऐसे होता है, और यहां पर आप मानो न्यूक्लियस। तो बच्चों जो S इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, P इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है ना। तो जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो S इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू P इलेक्ट्रॉन। तो S से इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो जब मुश्किल हो जाएगा तो केवल P से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी रहेगी तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा। क्लियर? तो इसी तरह जो है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और वो किस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा? S इलेक्ट्रॉन पर। S इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो एकदम, इनको जाने नहीं देगा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी यहां पर होगी। वो किस में ज्यादा होगी? सबसे बॉटम वाले एलिमेंट में, इसीलिए +1 में करता है, +3 में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? समझे बात मेरी? अच्छा, तो ये तो इसका रीजन हो गया है ना। अब देखिए बच्चों, अब आप बोलोगे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि NS2 एंड NP1 है ना, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो तीनों की तीनों जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो केवल इस पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ये इसका रीजन हुआ है ना। अच्छा देखो, एक और चीज, जो हमारे पास थैलियम है +3, थैलियम, हाँ 3+ ही लिखते हैं ना वैसे, हाँ थैलियम +3 है, इट इज स्ट्रॉन्ग। कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट गेट रिड्यूस इटसेल्फ रेडली। तो बच्चों क्या होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसका मतलब वो अपना रिडक्शन तुरंत कर लेता है, और इस तरह एक थैलियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो अपना रिडक्शन करते हैं, दूसरा का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो अपना रिडक्शन कर ले इसने, फटाफट से इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती है बजाय Tl3+ के। क्लियर हो रहा है? तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको यही पढ़ना है, कौन ज्यादा होती है कौन कम होती है, रीजन क्या है, +1 कौन एग्जिस्ट करता है, +3 कौन एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? तो चलो नोट करो फटाफट से। ठीक है भाई, चलो ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये मिटा दो ना, ठीक है। तो बच्चों हैलोजन के साथ जब 13 ग्रुप के मेंबर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड। ठीक है भाई, चलो सेकेंड हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विद हैलोजन्स। हैलोजन को हम कैसे लिखते हैं? X। ठीक है, X = FCl Br और I, है ना। क्लियर? तो when they react with halogen they form ट्राईहैलाइड। ध्यान रखना, ट्राईहैलाइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे MX3 टाइप, ये तो हुआ ट्राईहैलाइड, MX3 टाइप। ठीक है, BF3 हो सकता है, BCl3 हो सकता है, AL3 हो सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना आपको, जो हमारे पास थैलियम है उसका कोई भी, यानी ये वाला हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। थैलियम I3 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? बस ये लिख देना आप, है ना, थैलियम I3 डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पर आपको जो है सीधे सीधे
चीजें याद रखनी पड़ेंगी बस, है ना। समझ में बात आ गई। आप देखो, अगर मैं बोरॉन के हैलाइड की बात करूं, बोरॉन हैलाइड, तो बोरॉन हैलाइड कैसे होंगे बच्चों? BF3, BCl3, BR3 एंड BI3, ऐसा हो गया हैलाइड। ठीक है, चलो तो बात करते हैं पहले हमारे पास बोरॉन के हैलाइड की, है ना। तो बच्चों अगर मैं BCl3 की बात करूं तो ये ऐसा बनता है Cl तो बोरॉन तीन तरफ से तीन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और एक कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल बोरॉन हैलाइड आर कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि हैलोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्लियर। अब देखो, अगर मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों इसका? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो शेप का नाम क्या होगा? प्लेनर ट्राइगोनल। और बच्चों बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 120। ये तीन चीजें हमारे पास सारे हैलोजन के साथ, सारे हैलाइड के साथ ये चीजें। तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और 120 डिग्री एंगल होगा। क्लियर। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, वो निकल के आता है लीविस एसिड। लीविस एसिड, तो आप देखो हमेशा लिख सकते हैं ऑल बोरोन हैलाइड्स आर लीविस एसिड। वैसे 13 ग्रुप के सारे हैलाइड्स लीविस एसिड होते हैं, लेकिन मैं बोरोन के केस में भी आपको बताता हूं। तो यहां पर जो भी जितने भी बोरोन हैलाइड है दे आर लीविस एसिड। अच्छा, लीविस एसिड क्या होते हैं? लीविस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो दोज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उन कंपाउंड को हम बोलते हैं लीविस एसिड। अच्छा, अब ये एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई? क्यों? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुआ? देखो, बोरॉन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन लिंक्ड एटम है, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2 2 4 2 6। इट इज 6 इलेक्ट्रॉन ओनली। सेंट्रल एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन ओनली। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं, तो 2 लेने की टेंडेंसी है। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन पेयर ध्यान रखना है ना। तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड लीविस एसिड। सारे लीविस एसिड है बोरॉन के केस में। ठीक है, वैसे जितने भी हमारे पास हैलाइड्स होते हैं 13 ग्रुप के, जितने भी हैलाइड होते हैं सारे लीविस एसिड होते हैं। देखो, अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो Al, ये देखो इसमें भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन है सेंटर के पास, तो ये भी जो है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, तो लीविस एसिड का। तो सारे लीविस एसिड होते हैं। क्लियर। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आपको बताता हूं। तो समझ में आ गया लीविस एसिड। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको बोरॉन को मैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराऊं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो बोरॉन ट्राइक्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बोरॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अब क्या हो गया? बोरॉन, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये NH3, और यहां पर ऐसा बॉन्ड बनेगा, है ना।
तो देखो बच्चों, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो दिस इज लीविस एसिड, और अमोनिया इस समय इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लोन पेयर दे सकते हैं दे आर कॉल्ड लीविस बेस। तो अमोनिया यहां पर लीविस बेस की तरह काम कर रहा है, और बोरॉन ट्राइक्लोराइड यहां पर जो है लीविस एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अब देखो बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, है ना। अब देखो बच्चों, जब कोई मॉलिक्यूल किसी एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वहां पर ऐसा साइन आता है, तो ऐसे साइन के लिए कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये देखो अमोनिया और BaCl3 के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है, यहां पर जो बोरॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्लियर। लेकिन यहां पर जो बोरॉन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। देखो चेंज हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा और ज्योमेट्री भी चेंज होगी। तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री, और ज्योमेट्री कितनी कौन सी थी, प्लेनर। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109.5 डिग्री हो गया ना टेट्राहेड्रल का, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ये भी कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, क्लियर हो रहा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करते ही इसका सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो नोट करते जाओ फटाफट, चलो। अच्छा अब बात करते हैं, ये मिटा दूं मैं, हाँ ना, कि बच्चों अगर मैं बोरॉन के हैलाइड की बात करूं तो कौन अच्छा लीविस एसिड होगा, जरा बताओ भाई इन सब में, BF3 से लेकर और BI3, विच विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट लीविस एसिड या गुड लीविस एसिड। तो बच्चों देखो, BF3 is bad Lewis acid और BI3 will be the good Lewis acid। ये देखो, तो Lewis acid कैरेक्टर हमेशा BF3 से BI3 की तरफ बढ़ेगा, क्लियर, Lewis acid कैरेक्टर, क्लियर। अब ऐसा क्यों होता, देखो देखो जनरली बच्चों क्या होता है हमारे पास, ये जो B है वो F से जुड़ा है ना, इस तरह से, ठीक। तो बच्चों बोरॉन जो है जब इस तरह से 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, मालूम है ना आपको। जब हम sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं तो sp2 ऑर्बिटल कैसे बनता है, ऐसे, और एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी आ गया, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। तो दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, ये वाला है ना, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर। अब देखो जो फ्लोरीन है उसके पास 3 लोन पेयर है, तो चलो मैंने यहां पर लगा दिए, 2 यहां पर लगा दिए और 2 यहां पर लगा दिए, 3 ऑर्बिटल होंगे ना, हर किसी ऑर्बिटल में एक एक लोन पेयर होता है, तो मैंने केवल एक ही ऑर्बिटल यहां पर शो किया है, तो इसके पास भी होगा, इसके पास भी ऐसा होगा, क्लियर। तो होता क्या है बच्चों, देखो बोरॉन और फ्लोरीन दोनों का साइज लगभग बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है बोरॉन और फ्लोरीन के साइज में। तो बच्चों क्या होता है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, एक की कमी को पूरा कर देगा, भाई इसको चाहिए और ये देने वाला है, तो क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, बैक बॉन्डिंग। यानी जब ये लिंक्ड एटम के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के साथ शेयर होते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, या हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इफेक्टिव ओवरलैपिंग है ना।
ऐसा ही सब में होगा, BCl3 में भी, BBr3 में भी, Bi3 में। क्लियर? तो बोलने का मतलब यह है कि F जो है वो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई अब। क्लियर? तो बोरॉन को अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर से मिल गए। अब जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो लीविस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा भाई। क्लियर? अब देखो बच्चों, जैसे जैसे हम Bi3 की तरफ बढ़ते जाएंगे, चलो तो मैं यहां पर नेक्स्ट बना देता हूं BCl, है ना, ये वैकेंट, ये हमारा, अच्छा ऐसा बनाते हैं, ये हमारे पास, हाँ सही बनाता हूं मैं ना, ये बना BCl3 का डायग्राम, है ना। तो Cl के पास भी जो है 3 लोन पेयर होते हैं, 2 मैंने यहां बता दिए और 2 मैंने इधर बता दिए, ऐसा है ना। क्लियर? अच्छा, ये B के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहां पर देखिए Cl का साइज बड़ा हो गया, जैसे जैसे हम Cl Br या I की तरफ जाते हैं तो जो लिंक्ड एटम है, यानी जो Cl है या Br है, जो I है, वो बड़ा है एज कंपेयर टू B। तो अब जो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई, यानी इफेक्टिव ओवरलैपिंग विल बी मिनिमाइज्ड, डू नॉट ए प्रॉपर ओवरलैपिंग, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज डिफरेंट हो गया है। इस चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए मुश्किल हो गया, अब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑर्बिटल का साइज क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो बच्चों, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बनी रहेगी। इसने तो दे दिया आसानी से क्योंकि साइज मैच कर रहा था, इसके ऑर्बिटल लगभग बराबर थे, आसानी से दे दिया, कमी पूरी हो गई, जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर ये नहीं दे पा रहा है। क्लियर? तो यहां पर जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो ढंग से मतलब नहीं हो पाएगी, जिस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो पाएगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना। तो होगा क्या, इसका लीविस एसिड कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम Br की तरफ बढ़ते जाएंगे ये ऑर्बिटल और बड़े होते जाएंगे, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग विल बी मिनिमाइज्ड। तो बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ पाएंगे, इसीलिए Bi3 एक अच्छा लीविस एसिड होगा जबकि Bf3 एक बुरा लीविस एसिड होगा। इस पर क्वेश्चन आता है कई बार, है ना। यहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, यहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। F ने B को इलेक्ट्रॉन दे दिए, B की कमी पूरी हो गई, लेकिन I B को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, तो कमी बनी रहेगी, तो लीविस एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, ठीक है। नोट करो जरा फटाफट, ठीक है भाई। अब इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा और मैं आपको बताता हूं, है ना, बैक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ, जब BF3 की बात आ रही है तो। अब देखो बच्चों, ये इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है, बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग लीविस एसिड कैरेक्टर को जो है चेंज कर रहा है, ये आपने समझ लिया। जहां बैक बॉन्डिंग अच्छी है वहां लीविस एसिड कैरेक्टर बुरा है, जहां बैक बॉन्डिंग बुरी है वहां लीविस कैरेक्टर है अच्छा है। क्लियर? अब बैक बॉन्डिंग एक और प्रॉपर्टी को चेंज करता है। देखिए बच्चों, जो BF3 है, क्लियर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए तो क्या हुआ, देखो मैं इसको यहां पे लिखना चाहिए था लेकिन यहां पे लिख रहा हूं मैं, है ना। तो B, ये देखो डबल बॉन्ड हो गया, और यहां प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज, इस तरह से दिख रहा है, यानी F के इलेक्ट्रॉन B की तरफ आ गए।
ठीक है। बैक बॉन्डिंग केवल BF3 में ही होगी, बाकी BCl3 में नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो मैंने केवल BF3 का एग्जाम्पल बताया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। क्लियर। तो अब क्या होगा, अगेन सेम स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अब इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो BF, ये तो हो गया तीनों के साथ, यहां डबल बॉन्ड आ गया, F माइनस ये हो गया, और इसके साथ 3। अब दोबारा किसके साथ होगा, ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, दोबारा से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस गए और इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बारी बारी से हर फ्लोरीन के साथ जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, हर फ्लोरीन बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इस तरह से। तो बच्चों अल्टीमेटली हमें क्या दिखता है, अल्टीमेटली हमें यह दिखता है कि जो बोरॉन और फ्लोरीन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड न होके डबल बॉन्ड है। ये देखिए इस तरह जो कैरेक्टर है, तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ना तो प्योर डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की कंडीशन, यानी डबल सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा बॉन्ड कम हो गया। तो बच्चों होता क्या है, इसकी वजह से जो BF है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्लियर। तो ये किस वजह से हुआ, बैक बॉन्डिंग की वजह से हुआ, और ये केवल BF3 में ही पॉसिबल है, बाकी किसी और में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। तो बैक बॉन्डिंग के आपने दो कंसेप्ट सीख लिए हैं, एक तो लीविस एसिड कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है, दूसरा किस पे फर्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ B एंड F। क्लियर हो रहा है। अब देखो कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, जो बोरॉन है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब मैं आपको बता ही देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, 85। बोरॉन की एटॉमिक रेडियस है 85, देखो है ना 85 पिकोमीटर, और फ्लोरीन की है एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी कम होगी 64 पिकोमीटर, इतनी है। अच्छा इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 149 पिकोमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होनी चाहिए थी, 149 पिकोमीटर, लेकिन ये एक्चुअल में होती कितनी है, ये होती है 130 पिकोमीटर। ये देखो समझ में आ रहा है ना बात भाई, बोरॉन का रेडियस इतना, F का रेडियस इतना, दोनों रेडियस को जोड़ दो तो कितना बनेगा 149, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो गई, कितनी होती है 130 पिकोमीटर। तो कई बार इससे एक आध क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भाई बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ 130 पिकोमीटर क्यों होती है, तो उसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। और मैंने आपको बता दिया बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयर होते हैं। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, तो नोट करते जाओ फटाफट। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें आपने पढ़ ली है, लीविस एसिड और बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मिटा दूं इसे। अब अगर मैं आपको यह बोलूं कि अलग अलग एटम के हैलाइड हैं, या जैसे मैं आपको ये बोलूं, है ना, जैसे हमारे पास है BX3, बी नहीं, AlX3, GaX3, INX3, और हमारे पास है TlX3। तो इन सब में जो है लीविस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, तो बच्चों देखो सबसे अच्छा लीविस एसिड हमारे पास कौन है, बोरॉन। ये लीविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज व्हेन गोइंग टू बोरॉन टू थैलियम। तो देखो लीविस एसिड कैरेक्टर, तो बोरॉन के हैलाइड अच्छे लीविस एसिड होंगे एज कंपेयर टू थैलियम के हैलाइड। क्लियर। और रीजन क्या है बच्चों, साइज का डिफरेंस है बस, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा लीविस एसिड कैरेक्टर कम होता जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में ध्यान रखना है ना, अगर केवल बोरॉन के हैलाइड हो तो उनका लीविस एसिड कैरेक्टर जो है
इधर बढ़ेगा, लेकिन अगर सेंट्रल एटम आपने चेंज कर दिया तो लीविस एसिड कैरेक्टर घटेगा। क्लियर? तो नोट करो जरा इसे फटाफट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये बोरॉन के हैलाइड के बारे में ये पूरा आपने इस तरह पढ़ना है। आप बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम के हैलाइड कैसे होंगे? AlCl3, और AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Al ये इस तरह ClClCl, या AlX3 बात कर सकते हैं मैंने। यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा और प्लेनर ज्योमेट्री होगी, सेम टू सेम। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो AlCl3 है इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, डाइमर। बाकी और कोई जो हमारे पास हैलाइड है वो डाइमर में एग्जिस्ट नहीं करता, केवल AlCl3 डाइमर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो AlCl3 का डाइमर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। तो AlCl3 को हम डाइमर कैसे लिख सकते हैं? Al2Cl6, दिस इज फॉर्मूला ऑफ डाइमर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Al Al Cl 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 Cl, ऐसे बनता है डाइमर। 2 Cl किनारे, 2 Cl बीच में, 2 Cl किनारे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हो गया हमारा एक AlCl3 और ये हो गया हमारा दूसरा AlCl3। बोरॉन की तरह एल्युमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी एक तरह का लीविस एसिड है। तो क्या होगा बच्चों, Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं। तो ये जो Cl है ये इस एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखो, और ये वाला Cl इस एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब एल्युमिनियम की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्योंकि ये लोन पेयर इसको दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों AlCl3 का। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो AlCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड के जैसे ही ज्योमेट्री शो करेगा, लेकिन बोरॉन ट्राइक्लोराइड कभी भी यानी BCl3 डाइमर नहीं बनाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो बोरॉन का साइज है ना वो छोटा है, Cl का साइज बड़ा है। तो बोरॉन 6 Cl को एकोमोडेट नहीं कर पाता है, लेकिन Al का साइज तो बड़ा है, इसलिए एल्युमिनियम 6 Cl को आसानी से होल्ड कर सकता है। इसीलिए AlCl3 कैन एग्जिस्ट इन डाइमर इन द फॉर्म ऑफ Al2Cl6। क्लियर? नोट करो जरा फटाफट। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, चलो, अच्छा चलो, ये भी हो गया है ना। ठीक है बच्चों, चलो, तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन धीरे धीरे दूर करना है। रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाओ, आपको काम आते रहेंगे, है ना, क्योंकि इसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिएक्शन विद हैलोजन हो गया। अब बच्चों देखो, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अगर मैं बोरॉन की बात करूं, ठीक है, तो जो बोरॉन के हैलाइड हैं, बोरॉन हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो ये बच्चों क्या बनाएंगे? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, BOH4 और 1 माइनस। क्लियर? लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम या उसके बाद के एलिमेंट की बात करूं, तो उनके जब हैलाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, रिएक्ट विद वाटर, तो दे कैन फॉर्म AlOH का 6 और 3 माइनस, ऐसे बनाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने जो है 4 ही OH क्यू बनाए, इसने 6 H क्यू बनाए। तो रीजन बच्चों, इसके पास
डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी, और जब मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये तो होता है। लेकिन देखो यहां पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होगी। तो बच्चों यहां पर 6 OH है, तो इसका मतलब इट विल शो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो अंतर है, देखो बोरॉन हमेशा टेट्राहेड्रल टाइप के कंपाउंड बनाएगा, जबकि एल्यूमिनियम के बाद वाले जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे और इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन वो शो करेंगे। क्लियर? तो कहानी किस वजह से है? डी ऑर्बिटल की वजह से। इसके पास डी ऑर्बिटल है वैकेंट, इसके पास डी ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंस है। क्लियर? इसी वजह से ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। ठीक है, नोट करो फटाफट जरा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी रिपीट होती जाती है जो हमने पहले पढ़े हैं। 4, रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, हवा में 2 चीजें होती हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बच्चों कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट, मैंने उसको M से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा किस तरह के ऑक्साइड बनाएगा? M2O3 टाइप के ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। तो यहां 2M, यहां 3O2, ये ऐसा करेंगे 4M बैलेंस करने के लिए, है ना। तो M रिप्रेजेंट 13 ग्रुप एलिमेंट, चाहे B हो, चाहे Al हो, चाहे Ga हो। ठीक है, और जब 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों हमेशा क्या बनेगा? नाइट्राइड बनेगा। तो Mn टाइप का जो है Mn नाइट्राइड। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2Mn यानी नाइट्राइड। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे नाइट्राइड। क्लियर? अब देख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑक्साइड है उनका नेचर क्या है। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन मेटल हो तो उसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल हो तो उसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, बोरॉन के ऑक्साइड कैसे होंगे? B2O3, बोरॉन ट्राइऑक्साइड। एल्यूमिनियम के Al2O3, बस M2O3 लगाना है ना। गैलियम के Ga2O3, इंडियम के In2O3, थैलियम के Tl2O3। अब देखो बच्चों, बोरॉन नॉन मेटल है तो इसके ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो होगा एसिडिक। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों एम्फोटेरिक नेचर के शो करते हैं, तो दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, यानी दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। और ये दोनों बच्चों क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड होंगे। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नॉन मेटल एसिडिक, ये दोनों एम्फोटेरिक, ये दोनों बेसिक। इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? Tl2O3। क्लियर? तो बस इतना ही पढ़ना है इसमें, है ना। तो नोट करो फटाफट से। चलो बहुत अच्छी बात है अपने कर लिया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, है ना। थोड़ा मैं पानी पी लूं। धीमे धीमे चीजों को पढ़ना है, ठीक है, आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, बार बार रिवाइज करना, तभी जाके हो पाएगा। क्लियर भाई? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से ना। रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। देखो बच्चों, यहां पर एल्यूमिनियम की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? एम्फोटेरिक है, तो वो रिएक्शन एसिड के साथ भी करेगा और बेस के साथ भी करेगा।
ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ 5वीं। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो जो बोरॉन है, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। किसी भी एसिड और बेस के साथ मॉडरेट टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं करते, ये आपको नोट करना है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ध्यान रखना बच्चों, है ना, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो Al, एल्यूमिनियम सॉलिड, 6HCl, ये एक्वस है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 एल्यूमिनियम लेते हैं, है ना। तो 2Al 3 प्लस 6Cl माइनस प्लस 3H2 गैस, ये एक्वस, ये भी एक्वस। तो आप सेंटेंस क्या लिखेंगे, देखो, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, लिबरेट H2 गैस। ध्यान रखना बच्चों, है ना, ये दोनों एसिड, और जब ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है ऑलवेज। तो ये किसके साथ रिएक्शन होगी, एसिड के साथ रिएक्शन होगी। बेस के साथ कैसे करेंगे, देखो, 2Al सॉलिड प्लस 6 NaOH एंड 6H2, ना 6 नहीं होगा, 2 होगा, है ना, 2 NaOH प्लस 6H2। NaOH क्या है, बेस है ना। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है 2Na प्लस Al OH का 4 और यहाँ 1 प्लस, ये हो गया पूरा, और कितना बचा यहाँ पर, 3H2, है ना। तो 2 Na हो गए, 2 Na हो गए, 2 Al हो गए, 2 Al हो गए, 4 दूनी 8, ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 6 14, हाँ ठीक हो गए, 3H2 गैस। बस बात खत्म हो गई, है ना। अब देखो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चों सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3। बस। तो देखो एल्यूमिनियम की एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी यहां पर शो हो रही है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। अब देखो एक चीज आपको और याद रखनी है, देखो जनरली हमारे जो यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, है ना। अब जनरली जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनमें जो कोरोजन होता है, यानी जो जंग लगने की प्रॉपर्टी है, वो ना के बराबर होते हैं, जनरली नहीं लगता है, चमकदार बने रहते हैं। इसका रीजन है बच्चों क्या है कि जब एल्यूमिनियम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे नाइट्रिक एसिड, तो एल्यूमिनियम के ऊपर उसकी सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और जब वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो फर्दर उसका कोरोजन रुक जाता है, यानी वो लेयर एक तरह के पैसिव उसका प्रोडक्शन करती है। तो प्रोडक्शन करने की वजह से फर्दर एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन है या उसका कोरोजन है वो रुक जाता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज हम किस में करते हैं, यूटेंसिल बनाने में करते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉन्संट्रेटेड HNO3, तो क्या होगा, देखो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करके, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करना चाहिए, इसको एल्यूमिनियम को डिग्रेड कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन, Al प्लस HNO3, ठीक है, तो कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, यहां कितना लगाएंगे,
2 लगाएंगे, है ना। तो Al2O3 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O, कितने O है, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 3 12, 8 2 10, 3H2O होना चाहिए इसमें, ठीक है। 4 4 4NO, तो 3 11 H2O इतना हो रहा है। तो कितने हो गए भाई यहाँ पर, नहीं 2H2O, मैं देख लेता हूँ ये रिएक्शन कैसे हो रही है। 3H2O 6HNO3 है ना, हाँ 6 सॉरी है भाई, 6HNO3, तो 6NO2, 6 3 18, 6 दूनी 12 3 15 और 3 18, सही है। कभी कभी इसकी रिएक्शन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा यहां पर बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और बच्चों जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है तो इसकी लेयर एल्यूमिनियम के चारों तरफ लग जाती है, और वो लेयर जो है एल्यूमिनियम का प्रोटेक्शन करती है, तो फर्दर नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम को आगे डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये कई बार पूछा जाता है कि वाई HNO3 नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम। तो इसीलिए बच्चों जो है हम एल्यूमिनियम की यूटेंसिल, एल्यूमिनियम का यूज हम यूटेंसिल में करते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलो नोट करो फटाफट, और कुछ रह रखा है, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला है, आपको रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, क्लियर, और प्रॉपर NCERT को फॉलो करना है। वो जो बीच में इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जानी है। जहां पर समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू वेरी मच।